नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरा ऑनलाइन नर्सिंग नॉलेज यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सब हेल्दी होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज का अपना टॉपिक है मेंटल रिटार्डेशन। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे न्यू नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिल सके। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम टॉपिक की तरफ। ज्यादा हम इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अपना ज्यादा से ज्यादा अपना जो उद्देश्य है वो है टॉपिक को कवर करना कम टाइम में। ठीक है, तो मेंटल रिटार्डेशन की मैं बात करूं तो इसे हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी कहते हैं। डेफिनेशन की मैं बात करूं, मेंटल रिटार्डेशन में क्या होता है कि जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज होती है, ठीक है, चाइल्ड की जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज होती है, इंटेलेक्चुअल जो स्किल्स होती है, नॉर्मल जो इंटेलेक्चुअल स्किल्स होती है, वो सारी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जैसे सोचने का थिंकिंग पावर, लर्निंग पावर, रीजनिंग पावर, वो सारी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। उस कंडीशन को हम मेंटल रिटार्डेशन या फिर आईडी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी कहते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हम रीड करते हैं। Mental retardation is categorized by sub-average intellectual skills along with adaptive skills। ठीक है, इंटेलेक्चुअल स्किल्स के साथ साथ में अडेप्टिव जो स्किल्स होती है वो भी इसमें डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, उस कंडीशन को हम मेंटल रिटार्डेशन कहते हैं। चलिए आगे हम इसके नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो नॉर्मल आईक्यू जो है वो 90 से 110, 90 से 110 नॉर्मल आईक्यू होता है किसी भी इंडिविजुअल का, और 71 से 89 के बीच में जो आईक्यू लेवल है वो बॉर्डर लाइन आईक्यू है। ठीक है, ना वो नॉर्मल में आता है ना वो अबनॉर्मल में आता है, वो बॉर्डर लाइन आईक्यू है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके फॉर्मूले की बात करें, आईक्यू को हम कैसे नापते हैं, ठीक है, कैसे हम चेक करते हैं आईक्यू को। तो आईक्यू का फॉर्मूला बिनेट ने दिया था। ठीक है, आईक्यू का फॉर्मूला बिनेट ने दिया था, और आईक्यू का फॉर्मूला क्या है, आईक्यू इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। ठीक है, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। तो यहाँ पर मैं मेंटल एज की बात करूँ तो मेंटल एज को मेजर किया जा सकता है उसके एजुकेशन से, उसके इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, स्किल्स के थ्रू हम मेजर कर सकते हैं मेंटल एज को। और क्रोनोलॉजिकल एज कौन सी होती है, जिससे वो बॉर्न हुआ है, उस एज को क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम इसके कैटेगरीज पे। ठीक है, तो मेंटल रिटार्डेशन को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड। ठीक है, 51 से 70 की रेंज में जो आईक्यू लेवल है उसको हम माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन कहते हैं। ठीक है, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन में आईक्यू की जो रेट होती है वो 51 से 70 के बीच में होती है। और इस प्रकार के जो पेशेंट्स होते हैं, इस प्रकार के जो चिल्ड्रंस होते हैं वो एजुकेबल होते हैं। ठीक है, 6th स्टैंडर्ड में, स्टैंडर्ड तक इस प्रकार के जो चाइल्ड है वो एजुकेबल होते हैं। ठीक है, ये सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, इनको मतलब ये अपनी जो पर्सनल हाइजीन वगैरह है, अपना जो सारा पर्सनल जो काम है वो खुद कर सकते हैं। ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। दूसरी मैं बात करूं मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन की, तो 36 से 50 के बीच में जो आईक्यू रेट होती है वो इसमें इंक्लूड की जाती है। ठीक है, और इस प्रकार के जो पेशेंट होते हैं वो ट्रेंडेबल होते हैं। ठीक है, ट्रेंड अगर हम उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे तो वो अपनी जो सारी पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है, अपनी जो सारी क्रियाएं हैं, डेली रूटीन की जो क्रियाएं हैं वो कर सकता है। ठीक है, और इस प्रकार की जो चिल्ड्रंस है उनको हम 3rd स्टैंडर्ड तक एजुकेट कर सकते हैं। ठीक है, 3rd स्टैंडर्ड तक मॉडरेट एमआर में क्लाइंट को एजुकेट कर सकते हैं। थर्ड वन में बात करती हूँ सीवियर मेंटल रिटार्डेशन की। तो सीवियर मेंटल रिटार्डेशन में आईक्यू की जो रेट होती है वो फिर 21 से 34 के बीच में होती है। ठीक है, 21 से 34 के बीच में होती है,
और इस प्रकार के जो क्लाइंट होते हैं वो डिपेंडेबल होते हैं, ठीक है। इन्हें अगर हम किसी भी प्रकार की कोई ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करेंगे तो भी ये अपनी सेल्फ केयर नहीं कर पाएंगे और उन्हें किसी ना किसी केयर टेकर की रिक्वायरमेंट होगी। ये दूसरों पे अपने काम के लिए निर्भर रहेंगे, ठीक है। और इस प्रकार के जो क्लाइंट है वो एजुकेबल भी नहीं होते हैं, ठीक है। लास्ट में बात करूं प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन की, तो इसमें जो आईक्यू वैल्यू है वो लेस देन 20 होती है, ठीक है। लेस देन 20 जो आईक्यू वैल्यू है उस प्रकार के क्लाइंट्स को हम प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन में इंक्लूड करेंगे। और तो प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेड जो क्लाइंट्स है उनको हम इडियट्स भी कह सकते हैं और इनको कस्टेडियंस में रखना पड़ता है, क्योंकि ये ना तो एजुकेबल होते हैं, ना ट्रेंडेबल होते हैं और ना ही ये डिपेंडेबल होते हैं। ये दूसरों को इंजुरी पहुंचा सकते हैं, इसलिए इनको कस्टडीज के अंदर रखा जाता है, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, कैटेगरीज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज की कैटेगरीज को मैं डिवाइड कर रही हूँ चार पार्ट्स में फर्स्ट वन है माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन, सीवियर मेंटल रिटार्डेशन और प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन। माइल्ड जो क्लाइंट होते हैं माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन के, वो एजुकेबल होते हैं, 6th स्टैंडर्ड तक पढ़ सकते हैं, ठीक है। और मॉडरेट जो मेंटल रिटार्डेड क्लाइंट्स होते हैं वो ट्रेंडेबल होते हैं, उनको अगर ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करेंगे तो वो अपनी सेल्फ केयर कर सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंडेबल नहीं होते हैं, उनको ट्रेंड करेंगे तो वो अपना काम खुद से कर सकते हैं और 3rd स्टैंडर्ड तक ये पढ़ भी सकते हैं। सीवियर मेंटल रिटार्डेशन में क्या होता है, जो क्लाइंट है वो कंप्लीटली अपने केयर टेकर पे डिपेंड हो जाता है, ठीक है। लास्ट वन प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन, जिसे हम इडियट्स भी कहते हैं। इस प्रकार के क्लाइंट्स को कस्टडियंस में रखना पड़ता है, क्योंकि ना ये एजुकेबल होते हैं, ना ही ट्रेंडेबल होते हैं और ना ही डिपेंडेबल होते हैं। ये दूसरों को हार्म पहुंचा सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करें, तो जितनी भी इंटेलेक्चुअल स्किल्स होती है, ठीक है, जितनी भी इंटेलेक्चुअल स्किल्स जैसे लर्निंग, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जितनी भी इंटेलेक्चुअल स्किल्स होती है वो सारी क्या हो जाएगी, नॉर्मल से कम हो जाएगी, ठीक है। जो चाइल्ड है उसका पुअर कंसंट्रेशन होगा, ठीक है, उसका कंसंट्रेशन है वो पुअर होगा, लर्निंग भी पुअर होगी, सोशलाइजेशन भी उसका पुअर होगा और समटाइम्स कंडीशन में जो क्लाइंट है वो ऑटिज्म की कंडीशन में भी आएगा, ठीक है। इस प्रकार की कंडीशन में क्या क्या होंगे, सब एवरेज इंटेलेक्चुअल स्किल्स, पुअर कंसंट्रेशन, पुअर लर्निंग, पुअर सोशलाइजेशन और ऑटिज्म के साइन सिम्टम मेंटल रिटार्डेशन में देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट हम इसके कोजेस की बात करें, तो इसके कोजेस हैं ट्रोमा बिफोर बर्थ, अगर बर्थ से पहले बच्चे के ब्रेन में किसी भी प्रकार का ट्रोमा होता है तो वो कंडीशन मेंटल रिटार्डेशन को लीड कर सकती है। ट्रोमा आफ्टर बर्थ, बर्थ होने के बाद में कहीं से बच्चा है गिर गया है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो उस कंडीशन में भी मेंटल रिटार्डेशन की कंडीशन को कोज कर सकता है, क्योंकि ट्रोमा में क्या हो सकता है, ब्रेन का कोई पार्ट है जो डैमेज हो सकता है, ठीक है। थर्ड में बात करूं इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स, ठीक है। इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स मतलब जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है, कि किसी के मदर फादर में ये प्रॉब्लम हो या फिर उनके पूर्वजों में ये प्रॉब्लम हो तो बच्चे में आ सकती है। चलिए फोर्थ वन में बात करूं क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज, मेनली इसमें 21 क्रोमोसोम डेफिशिएंसी के अंदर देखने को मिलता है। डाउन सिंड्रोम के अंदर ये कंडीशन जो है मेंटल रिटार्डेशन ये देखने को मिलता है, ठीक है। डाउन सिंड्रोम के अदर कौन कौन से नाम है ये मुझे कमेंट करके प्लीज बताएं, इससे आपका भी रिवीजन होगा और मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप मेरा वीडियो पूरा देख रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में बात करूं लेड और मरकरी पॉइजनिंग, लेड या फिर मरकरी पॉइजनिंग से भी मेंटल रिटार्डेशन की कंडीशन हो सकती है बच्चे में। सीवियर माल न्यूट्रिशन, अब सीवियर माल न्यूट्रिशन में कौन कौन से एलिमेंट है जो मेंटल रिटार्डेशन को कोज कर सकते हैं, तो आयोडीन डेफिशिएंसी है वो मेंटल रिटार्डेशन को कोज कर सकती है।
नेक्स्ट ब्रेन इंजरी, अगर ब्रेन में किसी भी प्रकार की इंजरी हुई है, डैमेज हुआ है, तो वो भी मेंटल रिटार्डेशन को कोज कर सकता है। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे डायग्नोसिस की जनरली बात करते हैं। तो डायग्नोसिस हम कैसे कर सकते हैं मेंटल रिटार्डेशन का? उस क्लाइंट से इंटरव्यू लेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे चाइल्ड का कि उसकी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के हिसाब से उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। उस ऑब्जर्वेशन से ही हम जो है चाइल्ड का मेंटल स्टेटस को असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टैंडर्ड टेस्ट लेंगे, उसका टेस्ट लेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे उससे, तो उससे भी हम असेस कर सकते हैं कि इसका इंटेलेक्चुअल स्किल्स जो है वो डेवलप हो रही है या नहीं हो रही है। नेक्स्ट लेबोरेटरी एंड इमेजिंग टेस्ट में बी ऑल्सो परफॉर्म। क्यों करेंगे? क्योंकि अगर वो बिफोर बर्थ इंजरी की वजह से हुआ है, आफ्टर बर्थ इंजरी की वजह से हुआ है, ब्रेन में किसी भी प्रकार की इंजरी हुई है, तो उस कंडीशन को असेस करने के लिए हम इमेजिंग टेस्ट वगैरह परफॉर्म करेंगे। चलिए नेक्स्ट इसके मैनेजमेंट की मैं बात करूं तो improve socialization, ठीक है, improve high calories and high carbohydrate diet, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट डाइट और हाई कैलोरी डाइट उसे प्रोवाइड करनी है। एजुकेट द पेरेंट्स अबाउट प्रॉपर केयर ऑफ चाइल्ड, ठीक है, पेरेंट्स को एजुकेट करना है कि उन्हें वो जो चाइल्ड है मेंटल रिटार्डेड उसकी प्रॉपर केयर करे, उसका ध्यान रखे, क्योंकि अगर प्रोफाउंड की मेंटल रिटार्डेड की कैटेगरी में अगर चाइल्ड है तो वो अपने आप को या दूसरों को हार्म पहुंचा सकता है, तो उस टाइम पे कंप्लीटली बच्चे पे ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बिहेवियर थेरेपी देंगे बच्चे को, ऑक्यूपेशनल या फिर एजुकेशनल थेरेपी देंगे, काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे, पेरेंट्स को प्रोवाइड करेंगे, बच्चे को भी देंगे अगर बच्चा ट्रेंडेबल या फिर एजुकेबल कंडीशन में आ रहा है तो, ठीक है, और कुछ कंडीशंस में मेडिकेशन भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और वीडियो कैसे लगा कमेंट करके बताएं, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है, और स्टे होम स्टे सेफ, अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। जय हिंद, जय भारत।